Watch it. Just barely climb. Stalling. We're falling. We're going down. Larry! ये बात है 13 जनवरी 1982 की। अमेरिका के वॉशिंगटन में उस साल गजब की सर्दी पड़ रही थी और पूरा शहर बर्फ में ढका हुआ दिखाई दे रहा था। इतनी बर्फबारी होने के बाद भी वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट चालू था और वहां से एक के बाद एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी। ऐसे ही एक लोकल फ्लाइट के लिए इस एयरपोर्ट पर खड़े विमान में दोपहर के समय 74 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स सवार होते हैं। असल में एयर फ्लोरिडा एयरलाइन की इस फ्लाइट 90 को वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से टैंपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुकते हुए फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। इस फ्लाइट के लिए बोइंग के 737-222 मॉडल वाले एक विमान का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो उस समय एक पॉपुलर पैसेंजर एयरक्राफ्ट हुआ करता था। इस प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग 1969 में हुई थी और एयर फ्लोरिडा द्वारा 1980 में खरीदे जाने से पहले इसे 11 साल यूनाइटेड एयरलाइंस में इस्तेमाल किया गया था। इस फ्लाइट में शामिल होने से पहले ये प्लेन 27,000 घंटे फ्लाई कर चुका था, मगर इसके अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ नोटिस नहीं की गई थी। कॉकपिट की बात करें तो इस फ्लाइट की कमान 34 साल के लैरी एम व्हीटन के हाथों में थी, जिन्हें 8,300 घंटे का फ्लाइंग टाइम एक्सपीरियंस था। वैसे तो एयर फ्लोरिडा ने 1978 में लैरी को एज फर्स्ट ऑफिसर हायर किया था, मगर 2 साल के अंदर ही प्रमोट करके उन्हें कैप्टन बना दिया गया था। लैरी के अलावा इस फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी 31 साल के रॉजर ए पैटिट के कंधों पर थी, जिनके पास 3,353 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और एयर फ्लोरिडा में आने से पहले ये यूएस एयरफोर्स में भी काम कर चुके थे। शेड्यूल के अनुसार फ्लाइट 90 का डिपार्चर टाइम दोपहर 2:15 था, लेकिन वॉशिंगटन में उस दिन सुबह से ही भारी बर्फबारी हो रही थी, जिसके चलते दोनों पायलट 1:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे। और क्योंकि उस समय वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर एक ही रनवे हुआ करता था, इसलिए एयरपोर्ट स्टाफ को हर थोड़े समय के अंतरकाल पर बर्फ साफ करने के लिए पूरा एयरपोर्ट बंद करना पड़ता था। यानी उस दौरान ना तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती थी और ना ही कोई प्लेन इस एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता था। यहां तक कि उस दिन भी एयरपोर्ट बर्फ साफ करने के लिए दोपहर 1:15 से 2:50 तक के लिए बंद रहा था। यानी कि फ्लाइट ऑलरेडी 35 मिनट लेट हो चुकी थी। पायलट को इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि ये फ्लाइट बर्फ की वजह से डिले होगी, लेकिन कितने मिनट या कितने घंटों के लिए डिले होगी इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए कैप्टन अपने अनुमान से ये 2:20 पर डी आइसिंग प्रक्रिया शुरू करवा देते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1982 के उस दौर में डी आइसिंग प्रोसेस को लेकर बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज किसी के पास नहीं थी। लाइक कितनी बर्फ के लिए कौन सा फ्लूइड कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए वगैरह वगैरह। उस समय डी आइसिंग का मतलब बस प्लेन से बर्फ को हटाना होता था और उसके बाद पायलट खुद ये डिसीजन लेते थे कि उन्हें फ्लाइट को उड़ाना है या कैंसिल करना है। तो इस केस में पायलट डी आइसिंग स्टार्ट करवा देते हैं और प्लेन के लेफ्ट विंग से बर्फ हटाने का काम शुरू हो जाता है। मगर इतने में ही उन्हें एटीसी से खबर मिलती है कि रनवे को क्लियर होने में अभी 20 मिनट और लगेंगे और उसमें भी आपका प्लेन टेक ऑफ करने के लिए 12वें नंबर पर है। इतना सुनते ही कैप्टन लैरी तुरंत ही डी आइसिंग की प्रक्रिया रुकवा देते हैं, क्योंकि अभी से डी आइसिंग का कोई फायदा नहीं था। फिर 20 से 25 मिनट बाद जब उन्हें रनवे क्लियर होने की खबर मिलती है, तब 2:55 पर वो फिर से अपने प्लेन की डी आइसिंग शुरू करवाते हैं और यहीं पर एक बड़ी गड़बड़ होती है। असल में इस बार डी आइसिंग करने के लिए एक अलग टीम आती है और न जाने कैसे ये टेम्परेचर को गलत माप लेते हैं। उस समय एक्चुअल टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस था, मगर इन्हें लगता है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है। और यही सोचकर ये प्लेन के राइट साइड वाले विंग को गर्म पानी में 20 से 30% ग्लाइकॉल मिक्स करके उसकी डी आइसिंग कर देते हैं, जबकि पहले वाली टीम ने लेफ्ट विंग को साफ करने के लिए
30 से 40% ग्लाइसॉल इस्तेमाल किया था। यानी दोनों विंग्स की डी-आइसिंग अलग अलग तरह के फ्लूइड से की गई, जो काफी खतरनाक माना जाता है। दरअसल आज के टाइम में हर एयरलाइन को पता है कि एरोडायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए प्लेन की डी-आइसिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मगर 1982 के उस दौर में यह जानकारी किसी को नहीं थी। खैर 3:10 पर डी-आइसिंग का काम खत्म होता है और कैप्टन लैरी डी-आइसिंग क्रू के इंचार्ज से पूछते हैं कि क्या प्लेन पूरी तरह क्लियर हो गया है। इस पर वो इंचार्ज जवाब देता है कि हाँ, प्लेन क्लियर है, बस विंग्स पर थोड़ी सी स्नो डस्ट दिखाई दे रही है। अब डी-आइसिंग होने के तुरंत बाद विंग्स पर स्नो डस्ट का दिखाई देना कोई मामूली बात नहीं थी, मगर फिर भी पायलट इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उस जमाने में ऐसा समझा जाता था कि थोड़ी बहुत बर्फ टेक ऑफ के दौरान अपने आप उड़ जाएगी। खैर सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद 3:24 पर प्लेन को पुश बैक करने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन यहां एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। अब यहाँ कैप्टन एक गलती ये करते हैं कि वो प्लेन को पीछे ले जाने के लिए थ्रस्ट रिवर्सर्स चालू कर देते हैं। इससे प्लेन पीछे तो नहीं जाता, मगर उसमें एक दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। दरअसल बोइंग 737-200 विमान के अंदर ये दिक्कत थी कि अगर बर्फबारी में पुशबैक प्रक्रिया के दौरान उसके थ्रस्ट रिवर्सर यूज किए जाएं, तो उस एयरक्राफ्ट का पिच मोशन अजीब ढंग से काम करने लगता था। मतलब पायलट उसको थोड़ा ही रोटेट करते थे, लेकिन प्लेन की नोज बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बोइंग 737-200 विमान में बकेट टाइप के रिवर्सर्स लगे हुए थे, जिन्हें यूज करने के दौरान जमीन पर पड़ी हुई बर्फ हवा में उड़कर वापस विंग्स पर जम जाती थी। मगर शायद कैप्टन को इस प्रॉब्लम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। खैर कुछ देर रिवर्सर्स चलाने के बाद उसमें कोई फायदा ना होता देख कैप्टन उसको ऑफ कर देते हैं और उसके बाद एक बड़े व ज्यादा पावरफुल ट्रक की मदद से प्लेन को रनवे तक धकेला जाता है। रनवे पर पहुंचने में 3:35 का टाइम हो चुका होता है। अब एक तो फ्लाइट पहले ही काफी लेट हो चुकी होती है और ऊपर से पीछे क्यू में कई सारी दूसरी फ्लाइट होने की वजह से कॉकपिट में थोड़ी हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। इसी हड़बड़ाहट में कैप्टन इस फ्लाइट की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। असल में आफ्टर स्टार्ट चेकलिस्ट पढ़ने के दौरान फर्स्ट ऑफिसर जब एंटी आइस बोलते हैं तो इस पर कैप्टन जवाब देते हैं ऑफ। यानी टेक ऑफ के दौरान इंजन का एंटी आइस सिस्टम जो ऑन होना चाहिए था वो ऑफ ही रह गया था और चेकलिस्ट रीडिंग में ऑफ बोलने के बावजूद दोनों में से किसी पायलट का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। इसी दौरान कैप्टन एक और बेवकूफ़ी भरा काम ये करते हैं कि वो अपने प्लेन को रनवे पर उनसे आगे खड़े हुए DC-9 प्लेन के काफ़ी करीब ले जाते हैं ताकि उस प्लेन के इंजन से निकली गर्म हवा से उनके प्लेन की बर्फ साफ हो जाए। अब ये एक बेवकूफ़ी भरा स्टेप इसलिए था क्योंकि DC-9 के इंजन से निकली गर्म हवा सिर्फ उनके प्लेन की बर्फ को ही साफ नहीं करती बल्कि उस फ्लूइड को भी उड़ा देती है जो डी-आइसिंग के लिए प्लेन पर लगाया गया था। और क्योंकि डी-आइसिंग किए हुए करीब 1 घंटा बीत चुका होता है तो ऐसे में वो फ्लूइड इतना इफेक्टिव भी नहीं रहता। खैर इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए कैप्टन प्लेन के टेक ऑफ की तैयारी करते हैं। इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर को पहली बार ये लगता है कि शायद इंजन के अंदर बर्फ जमना शुरू हो गई है क्योंकि प्लेन का EPR इंडिकेटर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हाई रीडिंग शो करता है। साथ ही N1 और EGT जैसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग भी तेजी से फ्लक्चुएट करने लगती है, जो इस बात का साफ इंडिकेशन था कि इंजन के लिप और स्पिनर में बर्फ जम गई है। मगर कैप्टन को बर्फबारी में प्लेन उड़ाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो इंडिकेशंस को ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि ये रीडिंग शायद उनके आगे खड़े DC-9 विमान के इंजन से निकली गर्म हवा की वजह से फ्लक्चुएट कर रही होगी। बहरहाल 3:57 पर बिफोर टेक ऑफ चेकलिस्ट पूरी हो जाती है और इसके ठीक 2 मिनट के बाद क्लियरेंस मिलते ही पायलट प्लेन को रनवे पर दौड़ाना शुरू कर देते हैं।
असल में एयरपोर्ट पर एक ही रनवे था, तो ऐसे में कई सारे प्लेन यहाँ लैंड और टेक ऑफ करने के लिए क्लियरेंस मिलने का इंतजार कर रहे थे। यानी पायलट पर प्लेन को जल्द से जल्द टेक ऑफ कराने का प्रेशर था, जिसकी वजह से वो कई अहम चीजों को इग्नोर करके टेक ऑफ स्टार्ट कर देते हैं। इस दौरान पायलट्स की नज़र फिर से ईपीआर और दूसरे इंडिकेटर्स पर जाती है, जिनकी रीडिंग्स को फ्लक्चुएट करते देख फर्स्ट ऑफिसर की चिंता फिर से बढ़ जाती है। कॉकपिट रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि रीडिंग को फ्लक्चुएट करते देखकर फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कैप्टन उन्हें ये कहकर शांत कर देते हैं कि सब ठीक ही है। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन की स्पीड 80 नॉट्स को क्रॉस कर जाती है। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर बार बार ये कहते रहते हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन कैप्टन उनकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देते। प्लेन की रफ्तार बढ़ती जाती है और टेक ऑफ शुरू करने के ठीक 45 सेकंड बाद ये प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। लेकिन टेक ऑफ करते ही इस प्लेन की नोज एकदम ऊपर की तरफ उठ जाती है। ऐसा होते ही दोनों पायलट्स घबरा जाते हैं और तुरंत इसकी नोज को नीचे करने का प्रयास करने लगते हैं। पर इससे पहले कि ये कुछ सोच पाते, प्लेन का स्टिक शेकर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से कंट्रोल योक बुरी तरह वाइब्रेट करने लगती है। स्टिक शेकर का एक्टिवेट होना इस बात का इंडिकेशन था कि प्लेन स्टॉल कर रहा था, लेकिन पायलट जब देखते हैं तो उन्हें प्लेन की स्पीड एकदम ठीक नजर आती है। ऐसे में प्लेन के स्टॉल करने का उन्हें कोई रीजन समझ नहीं आता। सही मायनों में देखें तो इस समय प्लेन के विंग्स में बर्फ जमने की वजह से इसका एरोडायनामिक्स काम नहीं कर रहा था और इंजन में बर्फ जमने से इसको रिक्वायर्ड थ्रस्ट भी नहीं मिल पा रहा था। ये एक बहुत ही खराब सिचुएशन थी, जिससे निकलने का कैप्टन या को पायलट दोनों में से किसी को कोई अंदाजा नहीं था। हड़बड़ाहट में उन्हें प्लेन काबू करने के लिए जो भी समझ आता है वो सब कुछ करते हैं, मगर उनकी सारी कोशिश बेकार होती जाती है, क्योंकि सही मायनों में अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इस फ्लाइट का आखिरी मैसेज रिकॉर्ड होता है, जिसमें को पायलट कहते हैं, लैरी वी आर गोइंग डाउन, लैरी। और कैप्टन लैरी बस इतना ही जवाब दे पाते हैं कि आई नो। उनके इतना कहते ही 4:01 पर यानी टेक ऑफ करने के मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ये प्लेन 14 स्ट्रीट ब्रिज को हिट करते हुए पोटोमेक नदी में समा जाता है। क्योंकि प्लेन की नोज ऊपर की तरफ थी, इसलिए ब्रिज से इसका पिछला हिस्सा टकराता है और नदी में बर्फ जमी होने के कारण यह उससे टकराकर 3 टुकड़ों में बंट जाता है। हालांकि रेस्क्यू टीम मदद करने के लिए तुरंत ही पहुंच जाती है, मगर इस क्रैश में सिर्फ 5 पैसेंजर्स की जान ही बच पाती है और प्लेन में मौजूद दोनों पायलट व 3 क्रू मेंबर समेत बाकी के सभी 74 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं, इस प्लेन के ब्रिज से टकराने की वजह से वहां भी 4 लोगों की मौत हो जाती है। खैर, बाद में इस हादसे की जांच होती है और पता चलता है कि इस घटना के होने के पीछे कोई एक नहीं, बल्कि अलग अलग कारण व कैप्टन के द्वारा की गई कई गलतियां थी, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। बाद में फिर यही चीज सामने आती है कि अगर प्लेन के इंजन और विंग्स दोनों में से किसी एक चीज में भी अगर बर्फ ना जमी होती तो ये हादसा नहीं होता। इतना ही नहीं, इंजन और विंग्स के जम जाने पर भी अगर पायलट प्लेन की नोज को नीचे करने में थोड़ी जल्दी कर लेते तो भी ये प्लेन क्रैश होने से बच सकता था। मगर ये सब बातें बाद में ही होती हैं कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, वैसा होता तो ऐसा हो जाता, वगैरह वगैरह। ये हादसा भले ही दुखद था, मगर ये हमें बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन सिखा कर गया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं।